होगा तो मैं पहला सवाल कर रही थी कि ये नहीं तो क्या। पहला सवाल, अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं काम कर रही हूं और मेरे सपने हैं, मेरे ड्रीम है, मेरे कुछ ऐसे सपने हैं ना जिनके बिना मैं जी नहीं सकती। मैं हमेशा बोलती हूं अगर आप सिर्फ सपने देखते हो तो कुछ नहीं होगा, बट आप जागृत सपने देखते हो तो बहुत कुछ हो सकता है। जागृत सपने मीन्स जो आपको अंदर से झंझोड़ दे। अगर आपको लगे ये नहीं मिलेगा ना तो आपके अंदर से ना परेशानी आने लगे, अंदर से ना आप परेशान हो जाओ। दैट्स कॉल्ड द जागृत सपने। अगर वो सपने हमें पता है कि इस इंडस्ट्री से पूरे हो सकते हैं, इस इंडस्ट्री में हम काम इसलिए कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने जहन से, अपने दिमाग से सवाल करो, ये नहीं तो क्या। अगर मैं ये काम नहीं करूं तो ऐसा क्या काम है जिसे करने से मेरे वो सपने पूरे हो सकते हैं। पहला सवाल, मेरे वो सपने पूरे हो सकते हैं, ये नहीं तो क्या। मैं पहले सभी डायरेक्ट सेलर भाइयों से बात करना चाहूंगी, बिकॉज हम बहुत सारी कंपनियों में अलग अलग काम करते हैं और बहुत सारे हो सकता है अलग कंपनी के लोग भी सुन रहे हो, बहुत सारे ओके लाइफ केयर के भी सुन रहे हो। मैं अपना एग्जांपल लेकर दे रही हूँ, आप अपनी कंपनी में अपना एग्जांपल लगा लेना। सबसे पहला, मैं ओके लाइफ केयर में सोचती हूँ कि अगर ओके लाइफ केयर नहीं तो क्या। मेरे सपने पूरे होंगे पैसों से, पैसों से नहीं, ज्यादा पैसों से। ज्यादा पैसे आएंगे बड़ी सेल से। जल्दी से यस लिखते जाना जहां जहां पे बात सही लगे। मेरे जो भी सपने हैं वो सपने पूरे होंगे पैसे से, नॉट पैसे से, बड़े पैसे से, ज्यादा रुपए से। और वो ज्यादा रुपए आएंगे ज्यादा सेल से। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, ज्यादा सेल आएगी कहां पे? पूछो अपने जहन से, ज्यादा सेल आएगी कहां से? आज के समय की मैं बात कर रही हूं, गए वो जमाने कि आप किसी को कुछ भी बताकर कुछ भी बेच दोगे। लोग अवेयर हो चुके हैं, लोग डिजिटल मीडिया पर बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके हैं, डिजिटल मीडिया पर रेट का कंपैरिजन करना जानते हैं। अगर आपको आपका प्लान बताकर प्रोडक्ट बेचना पड़े तो आप एक गलत प्लेटफॉर्म पर हो। अगर आपको गाड़ी दिखाकर आपका प्रोडक्ट बेचना पड़े तो आप गलत व्यापार में हो। अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिखा के अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़े तो आप गलत व्यापार के अंदर हो। लेकिन अगर आपको यह सब दिखाए बिना आपका प्रोडक्ट निकल सकता है तो आप बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म पर हो, बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हो। तो मैं जब अपने जहन से पूछती हूँ ओके नहीं तो क्या, तो मैं सबसे पहले ये देखती हूँ कि मेरे सपने बड़े पूरे होंगे बड़ी सेल से। और बड़ी सेल आएगी कहां से? जहां पर प्रोडक्ट को अपॉर्चुनिटी के नाम पे ना बेचा जाए, जहां पर प्रोडक्ट को गाड़ी दिखाकर ना बेचा जाए, जहां पर प्रोडक्ट को सपने दिखाकर ना बेचा जाए। प्रोडक्ट मीन्स देन प्रोडक्ट। सेल कहां ज्यादा होगी? जहां राइट प्राइस होगा, राइट क्वालिटी होगी। क्योंकि राइट प्राइस, राइट क्वालिटी पे अपॉर्चुनिटी नहीं दिखानी पड़ती, सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ता है। ऐसे शानदार ऑफर, जिस ऑफर के तहत हमारे प्रोडक्ट और ज्यादा सस्ते पड़ जाते हैं। हमारा 90 रुपए का नीम तुलसी फेस वॉश आता है जो 30% ऑफर लगाने के बाद 60 रुपए का पड़ जाता है। 60 रुपए में 100 ml नीम तुलसी फेस वॉश, OMG। कंज्यूमर कहां से लेगा? मेरे यहां पर सेल्स करने के लिए प्रोडक्ट के बारे में बताने की सिर्फ आवश्यकता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बताने की आवश्यकता है और ऑफर बताने की सिर्फ आवश्यकता है। अपॉर्चुनिटी बताने की जरूरत नहीं है। और जिस कंपनी के अंदर आपके प्रोडक्ट को बिना अपॉर्चुनिटी बताए सेल किया जा सकता है, वो प्लेटफॉर्म राइट है। फिर उसके बाद आता है प्लान। ध्यान देना, पहले सेल फिर प्लान। लोग कई बार बोलते हैं बॉटम के लिए कहां जाता है, बॉटम के लिए कहां जाता है, बॉटम के लिए जाता है। बॉटम, व्हाट डू यू मीन? बॉटम भैया कहते किसे हैं बॉटम? सबसे पहले, सबसे वो व्यक्ति कंज्यूमर, वो बॉटम है, सबसे नीचे का व्यक्ति। एज पर द डायरेक्ट सेलिंग लॉ, एज पर द डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन, सबसे नीचे का व्यक्ति भी अगर किसी प्लान के अंदर, किसी डायरेक्ट सेलिंग प्लान के अंदर वैल्यू फॉर मनी लेता है तो वो प्लान सबसे सही प्लान है। लेकिन अगर सबसे नीचे वाले व्यक्ति को सही चीज नहीं मिली तो वो प्लान स्कीम के अंदर आ जाता है। वैल्यू फॉर मनी सबसे पहला बॉटम होता है, सबसे नीचे का व्यक्ति। अगर वो अपॉर्चुनिटी शेयर ना करे, अगर वो प्लान शेयर ना करे, तो कहीं आपका प्लान उसे लूट तो नहीं रहा, कहीं आपके प्रोडक्ट की रेट तो उसे लूट नहीं रहे। ध्यान देना, डायरेक्ट सेलिंग में इसलिए ज्वाइनिंग के नाम पर जो है गवर्नमेंट ने पैसे लेने बंद करवाए थे कंपनियों से कि भाई सबसे नीचे वाला व्यक्ति जो ज्वाइन करता है, अगर वो लोगों को ज्वाइन करा पाएगा तभी तो पैसा कमाएगा। इसलिए ज्वाइनिंग के नाम पर पैसा नहीं लेना, क्योंकि हर एक व्यक्ति नहीं करा सकता ज्वाइन। तो एंड व्यक्ति के साथ भी गलत ना हो, एंड व्यक्ति वाला व्यक्ति भी जो है अपने पैसे का यूज कर पाए, उसके पैसों का मिसयूज ना हो। वो प्लान सबसे बेहतरीन प्लान होता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। इसमें प्लान में सबसे पहले आ जाओ, आपका सबसे पहला जो सबसे नीचे का कंज्यूमर है, सबसे वो व्यक्ति जो सिर्फ परचेज कर रहा है, कहीं आपका प्लान उसे तो नहीं लूट रहा,
कहीं आपके प्रोडक्ट के रेट उसे तो लूट नहीं रहे हैं। अगर ऐसी कंपनी में हो आप, तो आपको आज ही विचार करने की जरूरत है, आज ही किसी ओके लाइफ केयर वाले से मिलने की जरूरत है। क्योंकि हमारे यहां पर सबसे पहला बॉटम पार्ट सबसे खुश है, सबसे खुश है, वो होता है कंज्यूमर। कंसेंसी ऑफर के तहत प्रोडक्ट इतने ज्यादा डिस्काउंट पे, इतने ज्यादा सही रेट पे पड़ जाते हैं कि मार्केट में ट्रेडिशनल तो मतलब ही नहीं है कि आपके कंपटीशन में आ पाए। सेकंड, अब देखना है उसमें जो थोड़ी मेहनत करता है, 2.5 लाख 3 लाख की सेल तक जाता है, उसको कितना मिल रहा है। कहीं वो साइड मेंटेनेंस के चक्कर में पहली बात 2.5-3 लाख की सेल करेगा कैसे, जब प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी होंगे, जब प्रोडक्ट को सेल कर पाएगा, तब जाकर वो 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 की सेल पर जाएगा। बहुत सारे आकर बैठते हैं, बोले जी आपके यहाँ 80,000 की सेल करी तो क्या आएगा, हमारे यहाँ 80,000 की सेल की तो ये आ जाएगा। भैया पहले तो 80,000 की सेल होगी कैसे, ये बताओ। प्रोडक्ट क्या है आपके पास? आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर लेने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि जब वो पहले ही प्रोडक्ट का रेट देखता है वो तो पीछे हट जाता है। या तो फिर आप बल्क परचेज कराने वाले हो, लोगों के घरों को गोदाम बनाने वाले हो, फिर बाद में उसे अंडर कटिंग बेचने वाले हो। डायरेक्ट सेलिंग को सबसे ज्यादा नेगेटिव करने वाला अगर कोई आदत रहा है किसी भी कंपनी द्वारा, वो आदत रही है ओवर प्राइस पर प्रोडक्ट बेचना, और इसने सबसे ज्यादा इस इंडस्ट्री को नेगेटिव किया है। और मैं बोल रही हूं, अगर आप एक सच्चे डायरेक्ट सेलर हो ना, अगर आप सच में एक सच्चे डायरेक्ट सेलर हो और इस इंडस्ट्री का भला करना चाहते हो, इस इंडस्ट्री को सही करना चाहते हो, इस इंडस्ट्री में खुशियां लाना चाहते हो, इस इंडस्ट्री में लोग आपको सही नजर से देखें, लोग आपको रेस्पेक्ट की नजर से देखें, सबसे पहले ओवर प्राइस पर सेल करने वाली कंपनी से वास्ता तोड़ दो अपना। ओवर प्राइस पर प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी से मैं बोल रही हूं रिजाइन कर दो आप। सच में आप एक सच्चे डायरेक्ट सेलर हो तो, सच में आप एक अच्छे डायरेक्ट सेलर हो तो। इसी ने सबसे ज्यादा लोगों के घरों को गोदाम बनवाया है, इसी ने सबसे ज्यादा लोगों को जो है साइड मेंटेनेंस या कंडीशनल प्लान की तरफ ढकेला है, इसी ने लोगों को प्रोडक्ट अंडर कटिंग पे बेचने के लिए मजबूर किया है, इसी ने लोगों के बैंकों को खाली कराया है, इसी ने लोगों के घर के गहनों को गिरवी रखवाया है। मैं क्या बोलूं यार, छोड़ो ना। इसी के चक्कर में लोग, क्योंकि प्रोडक्ट तो वैसे बिक नहीं रहे तो गाड़ी दिखाकर बिकेंगे, गाड़ी मंगवाई है। और अभी लॉकडाउन के अंदर किसी गाड़ी की किस्त नहीं गई, उस भाई को पता होगा। समझना मेरी बात को। तो सबसे पहले ये नहीं तो क्या, और जब ये देखो तो उस कंपनी के अंदर सबसे पहले देखो सेल होगी तो बड़ा पैसा आएगा, और बड़ी सेल आएगी, सही प्रोडक्ट, सही प्राइस, वैल्यू फॉर मनी। और सबसे बॉटम के लिए प्राइस मैटर करता है। उसके बाद अगर आप बोलते हो 80,000, 90,000, 1 लाख की सेल पर ये मिलेगा वो मिलेगा, तो पहले बताओ सेल कौन करेगा? सेल तो होंगे नहीं आपके प्रोडक्ट। सही रेट होगा तो सही सेल होगा। उसके बाद आता है प्लान पे, फिर प्लान में कंडीशन, फिर प्लान में साइड मेंटेनेंस, फिर प्लान में रैंक कटिंग, फिर प्लान में डेप्थ कटिंग, फिर प्लान में लेवल कटिंग। इससे हटो, इससे हटो, हटना पड़ेगा इससे, नहीं तो बल्क परचेज कर करके घर गोदाम बना बना के थक जाएंगे हम। कुछ नहीं होने वाला, इंडस्ट्री नेगेटिव होती चली जाएगी। एक मैं अपना पुराना लाइन बोला करती थी, दोबारा से याद आ गया। इस इंडस्ट्री को उन्होंने नेगेटिव नहीं किया जो इस इंडस्ट्री में काम ही नहीं किए। आई रिपीट माई वर्ड, इस इंडस्ट्री को उन्होंने बिल्कुल नेगेटिव नहीं किया जिन्होंने इस इंडस्ट्री में काम नहीं किया। इस इंडस्ट्री को नेगेटिव उन लोगों ने किया जिन्होंने इस इंडस्ट्री में काम किया और वो माइनस में चले गए। जबकि इंडस्ट्री बोलते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री है, जबकि बोलते हैं ये इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल पवित्र इंडस्ट्री है, पूजनीय इंडस्ट्री है। इस पवित्र और पूजनीय इंडस्ट्री में लोग नेगेटिव आपको लगता है किस बात पे हुए हैं? हाँ जी, किस बात से नेगेटिव हुए हैं लोग नेगेटिव हुए हैं जब लोगों के घर गोदाम बने, रैंक के नाम पर, साइड मेंटेनेंस के नाम पर। प्रोडक्ट के रेट सही नहीं थे इसलिए बिके नहीं तो अंडर कटिंग और कहीं तो एक्सपायर हुए। और उनके बाद जब कोई पहुंचता है दूसरी कंपनी वाला जब, तो बोलता है भैया हम नहीं करेंगे, हम पहले डुबा के बैठे हुए हैं, हम नहीं करेंगे। राइट? जो इस इंडस्ट्री को किया ही नहीं उसे आप और मैं तो मिलकर पॉजिटिव कर लेंगे, लेकिन दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता, ये कहावत है। जो थोड़ा सा नुकसान कर चुका वो काम कैसे करेगा? किटें बेची गई इस इंडस्ट्री के अंदर, किट लो टिक लो, किट लो टिक लो, अटे डायलॉग लगे। आज ओवर प्राइस पर भी इनडायरेक्टली वे में किट बिक रही है। आज ओवर प्राइस में भी इनडायरेक्टली वे में लोगों के घर जो है ना इन्वेस्टमेंट हो रही है।
लोग कई बार बड़े अच्छे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करने वाले बोलते हैं, बोला जी इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं करना। माफ करना, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर भी बल्क परचेज कराकर एक ही व्यक्ति को ज्यादा प्रोडक्ट खरीदवाकर आपने इनडायरेक्टली वे भी तो इन्वेस्टमेंट प्लान बना ही रखा है। आई रिपीट माई वर्ड, बहुत सारे अच्छे लीडर बोलते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी करना है, उसमें कैरियर है, इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं करना। इनडायरेक्टली वे में आपने प्रोडक्ट प्लान को इन्वेस्टमेंट बना रखा है, इसे कौन ठीक करेगा, इसे कौन करेक्ट करेगा? लोगों के घरों में 30-30, 35-35, 40-40, 45,000, 50,000, ये बिजनेस इससे शुरू होने वाला बिजनेस नहीं है। वी आर इन अ प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। आप 1 लाख का भी खरीदो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप बेच सकते हो तो पहले तो वहां 1 लाख के वो प्रोडक्ट खरीदवाए जाते हैं जिसको लेकर अगर सामने वाला चला गया 140 रुपए में 60 ml फेस वॉश, खरीदेगा कौन? जब उसके आगे ओके लाइफ केयर का 90 रुपए का 100 ml फेस वॉश रखा जाएगा, जब उसके आगे वो कंसिस्टेंसी के तहत 60 रुपए का फेस वॉश हो जाएगा, तो लेगा कौन उस फेस वॉश को? इस बात को समझना। तो ये नहीं तो क्या, तो सबसे पहले प्रोडक्ट का प्राइस देखना, अगर आप उससे सेटिस्फाई हो तो आप बिल्कुल बेस्ट कंपनी के अंदर हो। फिर देन प्लान में कंडीशन, साइड मेंटेनेंस, रैंक, अंडर कटिंग, ये सब तो नहीं हो रहा है। ये सब हुआ डेप्थ कटिंग, सॉरी, है ना, अंडर कटिंग पे तो प्रोडक्ट बिकते हैं, तो आपको जवाब मिल जाएगा। और ये नहीं तो क्या में अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आपका पहला सवाल ही गलत है। इसलिए एक सही कंपनी का चुनाव कर लो, एक बेस्ट कंपनी का चुनाव कर लो जिसमें ये नहीं तो क्या का जवाब मिल जाए। दूसरा, अब नहीं तो कब, मैं आपको बता रही हूं, डायरेक्ट सेलिंग का गोल्डन टाइम चल रहा है इस समय। डायरेक्ट सेलिंग का राइट नाउ द गोल्डन टाइम। ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से बूम करेगी, बहुत तेजी से, मतलब बहुत तेजी से। लोगों को इस समय काम की जरूरत है। लोगों का जो पॉकेट साइज है वो बहुत छोटा हो चुका है। लोगों की इस समय जो खर्च करने की कैपेसिटी है वो बहुत कम हो चुकी है। तो इस समय जीतेगी वो कंपनी जो सही प्राइस, सही प्रोडक्ट देगी, ठीक है, सही क्वालिटी देगी। ओके, इसके अलावा ये समय में लोग बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी खोजेंगे। लोग खोजेंगे कहां कैरियर बनाया जा सकता है। लोग साइड में कोई इनकम खड़ा करने के लिए प्लेटफॉर्म ढूंढेंगे और वो कंपनी को वो सिलेक्ट करेंगे जो, पहली बात तो थोड़ा सा देशभक्ति बड़ी अंदर जागी है लोगों की, तो इंडियन कंपनी में इसका बड़ा फायदा मिलेगा। और इंडियन कंपनी के साथ साथ में एक चीज और है, और वो है प्रोडक्ट का प्राइस। क्योंकि उसे खुद दिखेगा, क्योंकि उसकी पॉकेट साइज कम हो चुकी है, तो उसे खुद दिखेगा जब मेरे को प्रोडक्ट महंगे लग रहे हैं तो बाकी को मैं कैसे ये अपॉर्चुनिटी शेयर कर पाऊंगा या ये कैरियर बता पाऊंगा। मेरे को जब महंगा लग रहा है तो मैं कैसे शेयर करूंगा। इसीलिए पहला वाला सवाल का जब जवाब मिले तो दूसरे वाले में जाना, अब नहीं तो कब, अभी करना होगा। और मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो ये आज का चैलेंज आपको झेलना है। किसको झेलना है? आपको झेलना है। लेकिन अगर आप कल पे इसे टाल दोगे तो ध्यान देना, ये आपके बच्चों को, आपके फैमिली को, आपके परिवार को झेलना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहती ऐसा हो, और आप भी नहीं चाहते ऐसा हो। इसलिए अगर आप अपनी फैमिली को प्यार करते हो तो आज के इस करंट चैलेंज को एक्सेप्ट करो। और करंट चैलेंज क्या है? थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है एक्स्ट्रा, थोड़ा सा सीखना पड़ता है, राइट? और रोजाना डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी होती है। बस इतना सा मेहनत है, इतना सा चैलेंज है। इस चैलेंज को जो एक्सेप्ट कर जाएगा वो आज इसे बिल्ड कर जाएगा। और ये आज ही करना पड़ेगा, आज ही करना पड़ेगा, अब नहीं तो कब। यानी बाद में मत सोचना, इसे आज ही कर लेना। और मैंने हमेशा यही सोचा। मैं सोच लेती नहीं, थोड़ा सा ना पढ़ाई कर लूं अपनी पूरी, फिर करूं। भाई मैंने पढ़ाई के साथ शुरू किया था, मैं पढ़ाई होती रहेगी तब तक काम करती रहूंगी, राइट? जब तक मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तब तक एक अच्छा मेरा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। और भगवान की कृपा से ऐसा हुआ। मैं ऐसा सोच लेती कि मैं अपनी यार पहले ना अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर सोचूंगी। यकीनन अगर मैं अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का इंतजार करती और इस काम को करती तो शायद मैं इस काम से दूर हो जाती और शादी वादी कर आके मेरे पेरेंट्स ने मुझे निपटा दिया होता। बट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जहां अगर हम एक लड़की हैं तो पेरेंट्स की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी जो है ना जिम्मेदारी निभाकर, जो है हमें दूसरों के घर का बोला जाता है, वो दूसरे घर भेज दे। भगवान की बड़ी कृपा है कि मैंने एज अ बिजनेस अपने करियर को पढ़ाई के साथ चुनाव कर लिया था और मेरे पास अपने पेरेंट्स से वक्त मांगने का वक्त मिल गया। 1 साल और दे दो। मैंने 1 साल बोल बोल के इस इंडस्ट्री में 11 साल दे दिए। 1 साल और दे दो, 1 साल और दे दो, 1 साल और दे दो, 1 साल और दे दो। और भगवान की कृपा से हर साल मैंने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी। हर साल मैं कुछ ना कुछ अचीवमेंट ले लेती थी। और अगर आप सच में ईमानदारी से, शिद्दत से मेहनत करते हो ना तो आप कुछ ना कुछ अचीव कर लोगे।
और आज की डेट में इतनी शानदार अचीवमेंट कर ली है कि क्या बोलूं मैं आपको। लॉकडाउन पीरियड में 8 फिगर की 2 प्रॉपर्टियां खरीद चुकी हूं। हेलो, लॉकडाउन पीरियड में 1 करोड़ की ऊपर, 1 करोड़ से ऊपर की 2 प्रॉपर्टियां। एक तो वेब सिटी में ही है, वेब सिटी डालना, वेब सिटी गाजियाबाद, समझ में आ जाएगा क्या शानदार एरिया है। मन तो वहीं था बनाने का, राइट, लेकिन लाइव हूं मैं, लाइव हूं, ठीक है। लेकिन यहां पर जब मैंने उस प्रॉपर्टी को लिया तो हमारे घर से वो तकरीबन है 12-15 किलोमीटर दूर। हमारे पेरेंट्स गोरखपुर से आ गए तब उन्हें दूर नहीं लगा। जब मैंने वो प्रॉपर्टी ले ली तब कह रही इतनी दूर जाकर कौन रहेगा, क्योंकि लगभग उन्होंने 29-30 साल यहां बिता दिए जहां हम रहते हैं। तो यहां से एक पोर्श एरिया पड़ता है, मेरे घर से तकरीबन होगा 800 से 900 मीटर, 200 गज की कोठियों का पूरा एरिया है। 200 गज की वहां कोठियां हैं, 200 गज या उससे ऊपर की कोठियां हैं। तो वहां पर एक कोठी मैंने अभी परचेज की, राइट, कुछ उसमें काम कराकर देन उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। अब आप ये सोचिए क्यों कर पाई, ये नहीं तो क्या का सही सिलेक्शन करके। और मेरे से गलती हुई है माय डियर फ्रेंड सिलेक्शन में, ऐसा थोड़े नहीं हुई, इसलिए अपने अनुभव से आपको बता रही हूं। ये नहीं तो क्या का अगर सही सिलेक्शन कर लिए तो बेस्ट, नहीं तो इस इंडस्ट्री में मैंने 20 साल लोगों को घिसते हुए देखा लेकिन अचीवमेंट नहीं आती। 20 साल घिसते हुए देखा है। सही प्लेटफॉर्म का चुनाव कर लो यार। और अगर कुछ जगहों पर कुछ लोगों ने अचीवमेंट ली भी है ना, तो मैं आपको बताती हूँ, इतनी हेरा फेरी की है ना, इतने घरों को गोदाम बनाया है ना, इतना ऊपर नीचे किया है ना, अपनी ही टीमों को तोड़कर इधर उधर किया है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। अपनी टीमों को तोड़कर इधर उधर करना, बल्क परचेज कराना, लोगों के घर को गोदाम बनाना, ये अचीवमेंट भी कोई अचीवमेंट होती है यार। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पूंजी इंडस्ट्री बोला जाता है और इस इंडस्ट्री को दुआओं का पैसा बोला जाता है। दुआओं का पैसा आएगा तो फलेगा फूलेगा, लेकिन अगर गोदाम बनाकर पैसा आया होगा ना, वो पैसा सही नहीं है, सही नहीं है। जिस पैसे में बद्दुआ शामिल हो, ऐसे पैसे का करना क्या है यार। फिर तो इतने सारे बतेरे काम पड़े हुए हैं, बद्दुआओं वाला पैसा कमाना हो तो। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ईमानदारी से, इज्जत से, रेस्पेक्ट कमाकर हम पैसा कमा सकते हैं। मारा मेरे साथ कोई आकर पैसा ना कमा पाए तो उसका नुकसान भी नहीं होना चाहिए। ऐसी कंपनी का चुनाव करो। यकीन मानना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई 5,000 का सामान खरीदता, उसका काम नहीं होता, बोलता मेरे पैसे बर्बाद हो गए। 5,000 का जब राशन ले आता है तब क्यों नहीं बोलता पैसा बर्बाद हो गया मेरा? पता है क्यों? क्योंकि उसे वहां जब 50 रुपए का टूथपेस्ट दिया जाता है ना, तो उसे वैल्यू फॉर मनी लगता है। डायरेक्ट सेलिंग वाले वही 70-80 रुपए का टूथपेस्ट देते हैं, उसे लगता है 30 रुपए लूट लिए मेरे। अपॉर्चुनिटी के नाम पर खरीदता है फिर वो, और जब वो काम नहीं होता तो उसे लगता है लूट लिया मुझे। तो इतने साल से कॉलगेट इस्तेमाल करके कोई ये नहीं बोलता मुझे बर्बाद कर दिया। सर्फ एक्सेल यूज करके कोई ये नहीं बोल रहा मुझे बर्बाद कर दिया। डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट यूज करके कोई बोलता बर्बाद कर दिया। भाई डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट यूज करके बर्बाद नहीं बोलता, वो जो गोदाम बना था ना उसका, उससे बोलता बर्बाद कर दिया। वो जो उसके प्रोडक्ट एक्सपायर होके फीके हैं ना, लोग उससे बोलते बर्बाद कर दिया। उसे अपने घर के वो गोदाम वाले प्रोडक्ट अपने रिश्तेदारों को फ्री में देने पड़े, उससे बोलता वो बर्बाद कर दिया। समझो इसे, बुद्धि में डालिए। एंड तीसरा लास्ट क्वेश्चन, मैं नहीं तो कौन? मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? कोई और आकर नहीं करेगा। कहते हैं ऊपर वाला भी मदद उसकी करता है जो अपनी मदद करने के लिए खुद तैयार रहता है। फिर वो आपको शक्ति, बल, बुद्धि सब दे देगा, राइट? फिर क्या करेगा? आपको शक्ति, बल, बुद्धि सब दे देगा। तो शक्ति, बल, बुद्धि सब चाहिए, लेकिन अपनी मदद करने के लिए खुद तैयार हो जाओ, तब होगा ये सब, अदरवाइज नहीं होगा। तो 3 सवाल मैंने मेजर पूछे। पहला, अगर सच में सपने हैं, सच में ड्रीम है और आपको पता है वो आपको पूरा करना है और आपको पता है कि वो डायरेक्ट सेलिंग से पूरा होगा, तो सबसे पहला सवाल है कि वो बड़ी सेल करने से बड़ा पैसा आता है, अदरवाइज नहीं आता। बड़ी सेल कहां होगी पूछो। इसलिए पहला सवाल है ये नहीं तो क्या। आई एम ब्लेस्ड, मैं ओके लाइफ केयर के अंदर हूं, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, अमेजिंग प्लेटफॉर्म। दूसरा, अब नहीं तो कम, राइट नाउ द परफेक्ट टाइम टू बिल्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, टू वर्क इन अ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, बिल्ड अ कैरियर इन अ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इट्स नॉट अपॉर्चुनिटी, इट्स कैरियर, बशर्ते प्लेटफॉर्म सही हो, राइट? एंड तीसरा सवाल, मैं नहीं तो कौन? कौन करेगा मेरी जिंदगी में ये बड़े सपनों को पूरा? कौन करेगा? टालिंग एटीट्यूड में मत चले जाना, हमने तो कर लिया, मेरा भाई कर ले, मेरा बहन कर ले, है ना, हमारे बच्चे कर लेंगे, इसमें मत चले जाना। मुझे ही करना है, मुझे ही करना है। हाय लीडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? अमूमन आज मेरा बिल्कुल कोई ऐसा इरादा नहीं था कि लाइव आया जाए, पर कुछ चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं डिस्कस करनी, कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं डिस्कस करनी। और मुझे लगता है कि आज हम एक चीज़ के बारे में बात करते हैं जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जिसे हम प्लान कहते हैं।
प्लान और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता नहीं लोग क्या क्या समझते हैं, लोग क्या क्या करते हैं। मल्टीपल लेग है तो जनरेशन होगा, 2 लेग है तो बाइनरी होगा, कोई उसे हाइपर बाइनरी का नाम दे देता है, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। मुझे समझ में ही नहीं आता कि ये लोग हकीकत में बिजनेस प्लान के बारे में कितना जानते हैं। एक बहुत अच्छे और शानदार लीडर ने लिखा कि 7 साल पहले मेरी ये थी, वो था, मेरी पोस्ट थी, और सबसे मेरी जो पिछली कंपनी थी उसमें हाइपर बाइनरी प्लान था और 2 लाख का जनरेशन प्लान कुछ नहीं होता। और फिर उन्होंने हमारी कंपनी के प्लान को कॉपी किया और फिर वो ठीक चल पड़ी और वहाँ पे लीडर्स अच्छा काम कर रहे हैं। वेरी। पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा यार, क्या करना चाहते हो आप लोग? किस तरीके से चलना चाहते हो? कहाँ इंडस्ट्री को ले जाना चाहते हो? सिर्फ आप ही आप रहो, बाकी कोई नहीं रहे? ये आपका माइंडसेट है या ये आपका मार्केटिंग का तरीका है या ये आपका काम करने का तरीका है या क्या है, मैं नहीं जानता। किसी का पर्सनल अनुभव है ना ही पूरे ज्ञान का अंत नहीं हो सकता। किसी का पर्सनल अनुभव ही है ना सब कुछ नहीं हो सकता। मैं मानता हूँ हो सकता है आपका पर्सनल अनुभव हो, लेकिन 2 लाख का जनरेशन प्लान, जैसे आप हाइपर बाइनरी कहते हो, पहले चीज तो मुझे उसे बाइनरी प्रूफ करके दिखाओ। जहां पे गारंटीड परसेंटेज था उसको आप हाइपर बाइनरी कह सकते हो। जहां पॉइंट वैल्यू निकलती है वहां कभी भी हाइपर बाइनरी नहीं होता है। जहां कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है वहां पे हाइपर बाइनरी नहीं होता है। जहां कोई ज्वाइनिंग पैकेज नहीं होता है वहां पे हाइपर बाइनरी नहीं होता है। जहां पे विकर और पावर को अलग अलग तरीके से देखने का नजरिया नहीं होता है वहां पे हाइपर बाइनरी नहीं होता है। आप इसको भी छोड़ देते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस इतना ही बोलूंगा कि जो प्लान धड़ाधड़ हाइपर बाइनरी कह लो या 2 लाख जनरेशन कह लो या ये कह लो या मल्टीपल लाख कह लो, वो जिनको जिनको फटाफट प्लान चेंज करने पड़े हैं, उसके पीछे वजह कई है। क्या वजह है? नंबर 1 लेग में किसी को दे देना, किसी के ऊपर किसी को बैठा देना, किसी की टीम तोड़ के कहीं और लगा देना, यानी कि उस बिजनेस प्लान के अंदर मैनिपुलेशंस फिट कर देना, फिर किसी को सेटिंग दे देना, फिर किसी को पावर दे देना, फिर किसी को विकर में पावर दे देना। जहां का आपको अनुभव है वहां के बारे में आप बाकी की चीजों को भी तो एक्सप्लेन कीजिए ना। कितने लोगों को पावर लेग मिली थी, कितने लोगों को पावर लेग में विकर लेग मिली थी, कितने लोगों की विकर लेग में फिर पावर दी गई थी, तो ये तो आप तय करेंगे ना। जहां पे ऐसी चीजें होती होंगी वहां पे ये सब चीजें होंगी ही होंगी, उसको कौन रोक सकता है? वहां पे प्लान चेंज करने ही पड़ेंगे, वहां पे ओवर डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही होगा। जहां पे सिद्धांत नहीं है, जहां पे एथिक्स नहीं है, पॉइंट वैल्यू गिर सकती है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन क्या आप इस बात का कमिटमेंट कर सकते हैं कि जिस जनरेशन प्लान में आप काम कर रहे हैं उसमें पॉइंट वैल्यू नहीं गिरेगी? और आप तो बहुत अनुभवी आदमी हैं, आप मुझे बताइए कि पिछले 1 साल में आपने अपने जिस इंजीनियर्ड और जिसको सबसे सक्सेसफुल और पता नहीं आप क्या क्या बोलते हो उस बिजनेस प्लान में कितने चेंजेस किए आप लोगों ने? हर एक बिजनेस प्लान अच्छा होता है, हर एक बिजनेस प्लान बुरा होता है, हर एक बिजनेस प्लान ही होता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही होता है। जो सेल पे बेस्ड है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। अच्छा और बुरा, उसके पीछे जो एक्टिविटी एक कंपनी करती है, एक लीडरशिप करती है, वो उसे बनाते हैं किसी भी बिजनेस प्लान को, चाहे वो 2 लाख जनरेशन प्लान हो, चाहे वो मल्टीपल लाख जनरेशन प्लान हो। अगर लीडरशिप उसमें बल्क सेल करेगा या बल्क बाइंग कराएगा तो वो गलत हो जाएगा। लीडरशिप उसमें किसी को ऊपर बैठाएगा, गलत हो जाएगा। लीडर्स या कंपनी किसी की टीम तोड़ के किसी दूसरे के नीचे लगा देंगी तो गलत हो जाएगा। आप बार बार प्लान के साथ छेड़खानी करोगे तो गलत हो जाएगा। आप मुझे बताएं ना, आपका प्लान तो बहुत अच्छा प्लान है, फिर क्यों बार बार चेंज हो रहे हैं? फिर क्यों बार बार बदलाव हो रहे हैं? और गारंटी दे रहा हूं पॉइंट वैल्यू भी गिरेगी। आप देखिए, आपके विड्थ प्लान में भी पॉइंट वैल्यू गिरेगी इस बार, मुझे लगता है। तो जहां पॉइंट वैल्यू है, पॉइंट वैल्यू का मतलब ये है कि पॉइंट वैल्यू कम भी आ सकती है और ज्यादा भी आ सकती है। आप इतने बढ़िया हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके अनुभव के बाद पूरी दुनिया का अंत हो जाता है ज्ञान का, आप ही तक सीमित है पूरी दुनिया का ज्ञान। तो आप एक काम कीजिए, आप अपनी कंपनी के ब्राउजर में लिखवा दीजिए कि ये पॉइंट वैल्यू आएगी, इससे नीचे नहीं जाएगी।
आज आपको चलते हुए चलाते हुए सालों हो गए, आपको इस इंडस्ट्री में सालों हो गए। अब लिख दीजिए आपकी पॉइंट वैल्यू इससे कम नहीं जाएगी, नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि सिद्धांतिक तौर पे ये सही है ही नहीं। टीमों को इधर से उधर करेंगे किसी भी प्लान में, डिस्टरबेंस आएगी। किसी को ऊपर बैठा दिया जाएगा, डिस्टरबेंस आएगी। मुद्दा 2 लेग का जनरेशन प्लान नहीं है, मुद्दा मल्टीपल लेग का जनरेशन प्लान नहीं है, मुद्दा बाइनरी और जनरेशन प्लान नहीं है। मुद्दा है उस डिस्ट्रीब्यूशन प्लान को जो ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है वो उसमें कितना एथिकल है, कितनी सही प्रैक्टिसेस करती है, कितनी गलत प्रैक्टिसेस करती है। और आप जैसे अच्छे लीडर्स जो इस इंडस्ट्री में खुद को प्रूव कर चुके हैं, आप लोगों को सच और बहकाने के बीच का अंतर समझ में आना चाहिए। अनुभव बहुत अच्छा है, एजुकेशन बहुत अच्छी है, अचीवमेंट बहुत अच्छी है, आप लाजवाब लीडर हैं, आपकी कंपनी बहुत अच्छी है। लेकिन ये जो बार बार आप लोग गलत तरीके से टारगेट करते हैं किसी भी चीज को, ये ना तो इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, ना आपके लिए अच्छा है, ना आपकी कंपनी के लिए अच्छा है, ना नई कंपनी के लिए अच्छा है, ना सामने वाली कंपनी के लिए अच्छा है, ना लीडर्स के लिए अच्छा है, ना बायर्स के लिए अच्छा है, ना कस्टमर्स के लिए अच्छा है। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका जो अनुभव है उस अनुभव में क्या पावर लेग थी। अगर थी तो आपका अनुभव गलत जगह का है। अगर उसमें टीमें इधर से उधर होती थी तो आपका अनुभव गलत जगह का है। अगर वहां पे सेटिंगें बढ़ती थी तो आपका अनुभव गलत जगह का है। अगर उधर से इधर, इधर से उधर हो रहा था तो अनुभव गलत जगह का है। हर एक अच्छी कंपनी में, किसी भी कंपनी जो आज हिंदुस्तान में बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, चाहे वो हमारी कंपनी है या कोई और कंपनी है, उन्होंने बहुत सिद्धांतों को फॉलो किया होगा। जो लगातार चल रही है उसने बहुत एथिक्स को फॉलो किया होगा, उसने बहुत सेक्रीफाइसेस किए होंगे, उसने स्टेबिलिटी के लिए बहुत पेन लिया होगा। वो आपकी कंपनी भी है, वो हमारी कंपनी भी है, या कोई और कंपनी भी है। ये इंपॉर्टेंट है। हमें ये कहने में कतई ऐतराज नहीं है कि आप एक अच्छी कंपनी में काम करते हैं या कोई भी एक अच्छी कंपनी में काम करता है। ये इंडस्ट्री किसी एक कंपनी के लिए, किसी एक लीडर के लिए नहीं बनी है। हमारे बाद में भी अच्छी कंपनी आएंगी, हमसे पहले भी अच्छी कंपनियां थी, हमारे उसके बाद भी अच्छी कंपनी आएंगी, उसके बाद भी अच्छी कंपनी आएंगी। आपको एक रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप निभानी पड़ेगी, चाहे वो मेरी कंपनी में काम करने वाले लीडर्स हैं, चाहे वो दूसरी कंपनी में काम करने वाले लीडर्स हैं। किसी भी कंपनी में काम करने वाले लीडर्स और अचीवर्स को सच और झूठ, भरम और सही तरीके के बीच का अंतर पहचान के सही का सिलेक्शन करना पड़ेगा। मेरी टीमें, मेरा बिजनेस, मेरी कंपनी, अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप सिर्फ अचीवर हैं। इस अपनी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं, इस इंडस्ट्री के ब्रांड एम्बेसडर कभी नहीं बन पाएंगे। मेरी कंपनी में काम करने वाले लीडर सिर्फ मेरी कंपनी को प्रमोट करते हैं, सिर्फ हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं करते हैं, इंडस्ट्री में अच्छी चीजें नहीं लाते हैं, सिद्धांतिक तौर पे नहीं चलते हैं, गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठा के सही चीजों को प्रमोट नहीं करते हैं। तो इसका ये सीधा सा मतलब है कि वो सिर्फ ओके लाइफ केयर के ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो इंडस्ट्री के ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, बहुत शिद्दत के साथ कहना चाहता हूं, बहुत नेक नियत के साथ कहना चाहता हूं, बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जो इंसान किसी भी कंपनी में काम करते हुए अचीवर बन जाता है, जो किसी भी कंपनी में काम करते हुए अपने आप एक सक्सेस अचीव कर लेता है, एक लेवल अचीव कर लेता है, उन लोगों को इंडस्ट्री के लिए ब्रांड एम्बेसडर का काम करना चाहिए। उन लोगों को इस इंडस्ट्री को ग्रोथ देने के लिए काम करना चाहिए। उन लोगों को सबका ग्रोथ कैसे हो इस पे काम करना चाहिए। बशर्ते भैया आपको लाइफ में उतना मिल गया है जितने से आप बाकी के लोगों को, पूरी इंडस्ट्री को पॉजिटिव दिशा दे सकते हो। आपने उतना अचीव कर लिया कि लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, लोग आपको जानना पसंद करेंगे, लोग आपसे सीखना पसंद करेंगे। तो वो चीजें सिखाइए जिससे इंडस्ट्री ग्रो हो। वो चीजें मत सिखाइए कि आपके अलावा आप किसी को भी उभरने नहीं दें। फिर लोग आपके खिलाफ भी हो जाएंगे, फिर लोग आपके खिलाफ आवाज भी उठाएंगे, फिर लोग आप में खामियां भी निकालेंगे, फिर लोग आपके लेवल के भी खिलाफ हो जाएंगे, फिर लोग आपकी प्रैक्टिसेस भी देखेंगे, फिर लोग आपका अनुभव भी देखेंगे, फिर बहुत सारी चीजें देखेंगे। और मैं नहीं चाहता इस इंडस्ट्री के अचीवर्स को लोग इस तरीके से काउंटर करें। आप लोग बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत कमाल काम किया है अपनी लाइफ में। इंडिया की टॉप कंपनीज हैं, इंटरनेशनल कंपनीज हैं,
हमारी कंपनी है, हमारे बाद आई हुई कंपनीज है। मैं हर एक आम आदमी से तो उम्मीद नहीं करता हूं, एक बेसिक डायरेक्ट सेलर से तो उम्मीद नहीं करता हूं, पर जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी कंपनी में एक अच्छे लेवल को अचीव कर लेते हैं, एक अच्छे पे आउट को अचीव कर लेते हैं, मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो अपनी कंपनी से ऊपर उठ के सही को सही और गलत को गलत प्रमोट करना सीखें, राइट काइंड ऑफ एजुकेशन दें। ये इधर और इधर का पट्टा एक दिन टूट जाता है, पट्टा ना लगाएं, टेक्निकल नॉलेज दें, मोटिवेशन नहीं दें, स्किलफुल बनाएं, कंपैरिजन करना है, हेल्दी कंपैरिजन करें, भ्रम नहीं फैलाएं, ये होता है वो होता है। अरे भैया, बदलता वक्त के साथ वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी को भी प्लान बदलना पड़ा है। वक्त के साथ इंडिया की नंबर 1 कंपनी को भी चेंजेस करने पड़े हैं, अपडेशंस करने पड़े हैं। इंडिया की सबसे पुरानी कंपनी को भी करने पड़े, सबसे नई को भी करने पड़ेंगे। एक टाइम आता है जब आप अगर अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं तो आउटडेटेड हो जाते हैं, और वो अपडेशन जरूरी है। वो अपडेशन चाहे आपका विड्थ जनरेशन प्लान हो, चाहे आपका डेप्थ जनरेशन प्लान हो, दोनों में से कोई सा भी जनरेशन प्लान हो, आफ्टर सर्टेन ईयर्स, आफ्टर सर्टेन टाइम, वो दोनों ही अपडेशन मांगते हैं। उन दोनों में ही आपको बेहतरी के लिए, अपने डायरेक्ट सेलर्स की बेहतरी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस करने पड़ते हैं। आप नहीं करोगे तो आउटडेटेड हो जाओगे। ना मैं इस पे सवाल उठाता हूं कि आपकी कंपनी कर रही है, ना मैं इस पे सवाल उठाता हूं इंटरनेशनल कोई कंपनी अपडेशन कर रही है, ना मैं इस पे सवाल उठाता हूं कि हमने नहीं किया है। हमने आज तक नहीं किया, इसका यह मतलब नहीं कि हमारे यहां पे कभी नहीं होगा। मैं हमेशा कहता हूं एक समय आएगा जब हर किसी को कुछ न कुछ अपडेशन करना पड़ेगा, कुछ न कुछ माइनर मेजर चेंजेस करने पड़ेंगे, सो दैट वो स्ट्रीम में बना रहे। लेकिन इन चीजों को समझना, समझाना, प्रैक्टिकली लेना, ऑथेंटिक डायलॉग बाजी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मिसलीडिंग बिहेव करेंगे, आप मिसलीडिंग पोस्ट करेंगे, आप मिसलीडिंग तरीके से चलेंगे तो मजा ही नहीं आएगा। इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो हर कोई ग्रो करेगा। आपका काम क्या है? जिस कंट्री में हम हैं वो कंट्री प्रोटेक्टेड है तो हम लोग प्रोटेक्टेड हैं। कुछ लोगों को लगता है मेरा घर प्रोटेक्टेड रहे, कंट्री भले ही प्रोटेक्टेड ना हो। तो ये मैं बता रहा हूं, जो कंट्री प्रोटेक्टेड नहीं है, जो कंट्री सेफ नहीं है, उसमें किसी का घर सेफ नहीं है। इंडस्ट्री में रह के, इंडस्ट्री से कमा के, इंडस्ट्री से नाम कमा के, इंडस्ट्री से पैसा कमा के उस इंडस्ट्री को पॉजिटिव दिशा नहीं दोगे, सिर्फ अपनी कंपनी, अपनी टीम, अपने पे आउट के बारे में सोचोगे तो ग्रोथ नहीं आ पाएगी। और इंडस्ट्री सेफ नहीं है तो आप लोग में से कोई सेफ नहीं है। अपॉर्चुनिटी से बाहर निकल के प्रोडक्ट पे बात करना, सेल पे बात करना, प्रमोशंस पे बात करना, ऑथेंटिक बात करना, स्किलफुल बात करना, कंपैरिजन पे काम करना, विजन्स पे काम करना, ये अच्छी चीजें हैं। कीजिए, हर किसी को करना चाहिए। आपको कंपैरिजन करने का अधिकार है, कीजिए। लेकिन कंपैरिजन डिस्ट्रीब्यूशन में कीजिए ना। मिसलीड क्यों करते हैं? 2 लाख का जनरेशन प्लान, 2 लाख का हाइपर बाइनरी प्लान, कैसे कह सकते हो आप 2 लाख के हाइपर बाइनरी प्लान को? एक बार जरा मुझे बताइए, आपकी कंपनी में किसी भी बोनस को बांटने का, किसी भी बोनस को बांटने का फॉर्मूला क्या है? और हमारी कंपनी में किसी भी इनकम को बांटने का फॉर्मूला क्या है? और दोनों के फॉर्मूला एक हैं, दोनों का फॉर्मूला एक है, तो दोनों के प्लान अलग अलग कैसे हो सकते हैं? पॉइंट वैल्यू कैसे भी दी जा सकती है। पॉइंट वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है। पॉइंट वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है। पॉइंट वैल्यू तो एक मापक है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? कंपनी के टर्नओवर का इतने % डिवाइडेड बाय टोटल बिजनेस वॉल्यूम, बिजनेस पॉइंट्स। किसी भी आपकी इनकम के, जो आपकी इनकम का नाम है, उस इनकम के कितने पॉइंट बनते हैं? आप एक बार जरा मुझे बताना, आपका डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न और हमारे डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या अलग अलग है? नहीं है। आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे हैं, आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, हम अच्छा बोलने का जिगरा रखते हैं, हम बोल रहे हैं। आपकी अचीवमेंट बहुत अच्छी है, हम फिर बोल रहे हैं, कोई और नहीं बोलेगा। लेकिन आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर कीजिए।
ये बाइनरी, टू लेग, हाइपर बाइनरी और आपके अनुभव को क्या हुआ, वो आपका पर्सनल अनुभव है। वहां पे किसको पावर लेग मिली, किसको विक्कर भी मिली, किसको विक्कर में पावर मिली, ये अफसाने हैं। आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ, 50 लोग और जानते होंगे इंडस्ट्री में। किसकी टीमें टूट के कहाँ कहाँ शिफ्ट हो जाती थी वो आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर कंपनी का काम करने का अपना तरीका है। लेकिन जहां आप डेप्थ बिल्डिंग प्लान की बात करेंगे वहां आपको स्ट्रॉन्ग एथिक्स के साथ काम करना पड़ेगा। वहां आपको टीम्स को सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। वहां आपकी टीमें इधर से उधर नहीं हो, वहां कोई हेलीकॉप्टर लैंडिंग नहीं हो, ये आपको तय करना पड़ेगा। और उसके बाद सही एजुकेशन देनी पड़ेगी। एंट्री, लोगों की ज्वाइनिंग, इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको सेल पे, रिपीट सेल पे, रिपर्चेज पे देना होगा। और जिसका प्रोडक्ट अच्छा होगा, अगर आप इतनी बातें करते हो तो आप प्राइस पे आइए ना, प्रोडक्ट की आप क्वालिटी पे आइए ना, आप पैकेजिंग पे आइए ना, आप डिस्ट्रीब्यूशन की परसेंटेज पे आइए ना, आप पे आउट पे आइए ना, आप फर्स्ट परचेज को कंपलसरी क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, उस पे आइए ना, क्योंकि हम फर्स्ट परचेज कंपलसरी नहीं मानते। आप रीपर्चेज को कंपलसरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस पे बात कीजिए ना। बल्क सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस पे बात कीजिए ना। ड्रीम सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस पे बात कीजिए ना। रैंक सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस पे बात कीजिए ना। हम जिन एजेंडाज पे बात कर रहे हैं, हम प्राइस से शुरू होते हैं। राइट प्राइस या ओवर प्राइस, क्वालिटी, क्वालिटी कंपैरिजन पे आइए, प्रोडक्ट कंपैरिजन पे आइए, पैकेजिंग कंपैरिजन पे आइए, प्राइस कंपैरिजन पे आइए, उसके बाद पॉलिसीज पे आइए। फर्स्ट परचेज कंपलसरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उस पे आइए। रीपरचेज कंपलसरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उस पे आइए। फिर आप ड्रीम सेलिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उस पे आइए। फिर आप साइड मेंटेनेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उस पे आइए। फिर आप बल्क सेल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उस पे आइए। और फिर आप उस पे आइए कि लोगों को कार से पहले घर लेना चाहिए, इंश्योरेंस लेना चाहिए, बच्चों की फीस भरनी चाहिए कि नहीं भरनी चाहिए, उस पे आइए। बहुत सारे जरूरी मुद्दे हैं आपके, जो आपने सवाल डाला है उस सवाल से कई गुना ज्यादा जरूरी मुद्दे हैं। उन मुद्दों पे भी तो बात कीजिए ना। आपका विजन उन पे भी बताइए ना, आपका एक्सपीरियंस उन पे भी बताइए ना। जब उस पे आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, जब आप उस पे अपना विजन बताएंगे, तो पता चलेगा, हो सकता है हमें सीखने को मिले, हम सीखेंगे। वी आर रेडी टू लर्न, हम उसको सीखने के लिए तैयार हैं। पर बताइए तो क्या फर्स्ट परचेज होना चाहिए, बताइए क्या रिपर्चेज होना चाहिए, बताइए क्या रेड आईडी और ग्रीन आईडी होना चाहिए, बताइए साइड मेंटेनेंस होना चाहिए, बताइए ड्रीम सेलिंग होना चाहिए, बताइए कार जरूरी है या उसके बच्चों की फीस जरूरी है, बताइए उसका घर जरूरी है या कार जरूरी है, बताइए ड्रीम सेलिंग जरूरी है या स्किल फुल बनाने की ट्रेनिंग्स देना जरूरी है। उन पे बात कीजिए ना, हमें भी अच्छा लगे। दुनिया की कोई भी कंपनी परफेक्ट नहीं होती है, उसमें सुधार की गुंजाइश होती है। हम में भी है, आप में भी है, किसी और में भी है। पॉजिटिव बातें करें, कंस्ट्रक्टिव बातें करें, सुधारें, इस इंडस्ट्री को बेहतर बनाएं। जो चीजें इस इंडस्ट्री के लिए अच्छी नहीं है उनको दूर करिए, आप भी दूर कीजिए, हम भी दूर करेंगे, इस इंडस्ट्री को अच्छा बनाएं। सारी कंपनियां अच्छी हैं, सब बहुत अच्छी कंपनियां हैं। जो जहां काम कर रहा है उसको शिद्दत के साथ वहां काम करना चाहिए। तब तक काम करना चाहिए जब तक उसे यह उम्मीद है कि उसकी अपलाइन सही है, उसकी कंपनी सही है, उस कंपनी में सिद्धांत सही है, वो कंपनी ईमानदारी से चलती है, उसके प्रोडक्ट सही है, उसकी क्वालिटी सही है, उसकी सर्विसेज सही है, उसका नेचर सही है, उसका बिहेवियर सही है। उस कंपनी को, किसी भी लीडर को, किसी भी कंपनी को नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी जी जान लगा के, अपनी मेहनत के साथ अपने बिजनेस को वो एक आदमी डेवलप करता है, उस डेवलप हुए बिजनेस को किसी भी आदमी को जल्दी से नहीं छोड़ना चाहिए, अच्छे से काम करना चाहिए। उस बिजनेस को बिल्ड कीजिए। मैं हमेशा कहता हूं, मैंने कभी नहीं कहा कि आप छोड़िए, हमारे पास आ जाइए, इधर आ जाइए, उधर आ जाइए। हमारे साथ कोई बैठेगा, कंपैरिजन होगा, करेंगे। आपके साथ कोई बैठेगा, कंपैरिजन करो, करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि इंडस्ट्री को ग्रो कराने के लिए जो हमें सुधारना चाहिए, हमें सुधारना चाहिए। जो आपको सुधारना चाहिए, आपको सुधारना चाहिए। किसी और को सुधारना चाहिए, किसी और को सुधारना चाहिए। लेट्स बिल्ड दिस इंडस्ट्री टुगेदर। ये इंडस्ट्री हम सबकी है,
ये इंडस्ट्री आपकी भी है, ये इंडस्ट्री आपकी कंपनी की भी है, ये इंडस्ट्री वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी की भी है, ये स्वीडन वाली कंपनी की भी है, ये इंडिया की नंबर 1 कंपनी की भी है, ये इंडिया की सबसे पुरानी कंपनी की भी है। हर एक आदमी जितनी मेहनत करेगा उसमें से अपने हिस्से की सेल ले लेगा। इसके लिए एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की जरूरत कहां है? इसके लिए हम क्या पॉजिटिव कर सकते हैं इस इंडस्ट्री पे, उस पर बात करते हैं ना। आपके पास 10 सवाल होंगे, 10 सवाल हमारे पास भी होंगे, हम भी 10 सवाल दागेंगे, आपको मुश्किल हो जाएगा जवाब देना। आप 10 सवाल दागेंगे, हो सकता है हमारे लिए मुश्किल हो जाए जवाब देना, लेकिन मिलो, बैठो, उसे सुधारो, उसमें क्या बेहतर किया जा सकता है उस पर बात करो। इंडस्ट्री को ऐसी इंडस्ट्री बनाओ जहां आम मार्केट का, ट्रेडिशनल मार्केट का कस्टमर हमारी इंडस्ट्री की तरफ आए, हमारे प्रोडक्ट को खरीदे और उसे खरीद के वो सेटिस्फाई होकर उसे रिपीट सेल में कन्वर्ट करे और दोबारा खरीदने आए। बातें उस पे करो जहां पे आप प्रूव कर सको। जनरेशन प्लान्स में भी चेंजेस आते हैं, हमारे साथ भी आ रहे हैं, क्योंकि हम जनरेशन प्लान है। हो सकता है भविष्य में हमें चेंज करना पड़े, अभी हमें 4.5 साल ही हुए, हमें कुछ अपग्रेडेशन नहीं करने पड़े। हो सकता है भविष्य में कुछ उसमें अपग्रेडेशंस हमें भी करने पड़े, हम उसको डिनाई नहीं करते हैं। आपको भी करने पड़ेंगे, आपको करने ही पड़ेंगे, हमें करने ही पड़ेंगे, किसी और को करने ही पड़ेंगे। जनरेशन प्लान होता है, वो प्रोडक्ट बिकने पे एक बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, उस बिजनेस वॉल्यूम का एक सर्टेन परसेंटेज बढ़ता है, इसे हम कहते हैं जनरेशन प्लान, राइट। आई होप आप, मैं, हम सब मिलकर इस इंडस्ट्री को बेहतर बनाने का काम करेंगे। आपकी कंपनी अच्छी है, आप भी अच्छे हैं, और आपकी कंपनी से हमने बहुत कुछ सीखा है। इस इंडस्ट्री में जितने भी हमारे से सीनियर कंपनीज हैं उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है और सीखते रहेंगे, हमेशा सीखेंगे, हमेशा सीखेंगे। जब भी आप कुछ अच्छा करोगे आपसे सीखेंगे, जब भी हम अच्छा करें उम्मीद करेंगे आप भी हमसे सीखें, और एक दूसरे को जो अच्छा करते हैं उसको एप्रिशिएट करना सीखें, राइट। थैंक यू वेरी मच, लव यू।